Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your English class. आज बेटा हम चैप्टर नंबर 12 जो है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो लेसन है वो रिव्यू एक्सरसाइज 3 है। जैसे कि मैं आपसे पहले वाज़ेह कर चुका हूँ बेटा, ये 3 रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं आपकी बुक में जो कि इंतहाई ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स का आता है बेटा, इंग्लिश का 56 का सब्जेक्टिव होता है और वो 19 मार्क्स में मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से सेट किए जाते हैं, इन 3 रिव्यू एक्सरसाइजेस में से। तो इनको बहुत अच्छी तरह से बेटा प्रिपेयर करना है ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसको बेटा आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। दिस इज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 134। आपको बेटा 1 मिनट दे रहा हूँ, बुक आप सबके सामने होनी चाहिए। रिव्यू एक्सरसाइज में हम सारे क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड पे नहीं लिख सकते, इसलिए बुक को आप अपने सामने रखेंगे। पेज नंबर 134, पेज नंबर 134, रिव्यू एक्सरसाइज 3। ठीक है बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेक्शन है बेटा पेज 134 पे ये है वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी सेक्शन मतलब ये वर्ड्स के मीनिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इस चीज पे बेस करता है। सबसे पहले देखिए द ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फाइड इज, फर्स्ट वन है बेटा, चलिए हम इसे लिख लेते हैं एज वोकैबुलरी सेक्शन। और इसमें कितने क्वेश्चन हैं बेटा? सिर्फ 4 एमसीक्यू थे, 1 2 3 4। नाउ फर्स्ट वन देखिए बेटा, द ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फाइड इज अनसेटिस्फाइड, इनसेटिस्फाइड, नॉन सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। तो बेटा ये आप सबको पता होना चाहिए कि सेटिस्फाइड का ऑपोजिट डिससेटिस्फाइड होता है, तो बाकी 3 ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। डिससेटिस्फाइड means option D is the correct one. Option D, dissatisfied. सेकंड देखिए बेटा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग में 4 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं। इसमें देखिए बेटा आपके इसी चैप्टर नंबर 12 में से है कॉन्वोल्यूशंस वर्ड है, और इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आर द करेक्ट स्पेलिंग्स CONVOLUTIONS, convolutions. Option A is the correct one. Number 3, which of the following means the same as gradually? 4 वर्ड्स दिए हुए बेटा, इनमें से किसका मीनिंग ग्रेजुअली जैसा ही है या वही है जो कि ग्रेजुअली का होता है? देखिए यहाँ पर क्विकली, स्पीडीली, स्टेडीली, हरिडली। तो बेटा यहाँ पर जो करेक्ट मीनिंग है वो ऑप्शन सी, स्टेडीली। स्टेडीली मुस्तकिल मिजाजे से, यकसा रफ्तार से, आहिस्ता आहिस्ता, ये इसके मीनिंग होते हैं। नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following does not mean the same as manifold? manifold बेटा आपने पहले भी पढ़ा है, एक्सरसाइज में भी हमने ये वर्ड किया। मैनीफोल्ड का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स। ये आपका एक एमसीक्यू हमने एक्सरसाइज में भी किया था, अगर आप इस पे नजर डालें। पेज नंबर 129 था बेटा, पेज नंबर 129। इसमें एक्सरसाइज बी का सेकंड जो पार्ट था, मैनीफोल्ड मींस यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हमने किया था। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शंस है, यहाँ पर जो ऑप्शंस है बेटा वो है वेरियस, फ्यू, मेनी, डाइवर्स। नाउ आपने बताना है इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग मैनीफोल्ड जैसा नहीं है। तो वेरियस का हो सकता है बेटा, फ्यू का हो सकता है, मेनी का हो सकता है, लेकिन डाइवर्स का मतलब बिल्कुल इनसे अलग है।
तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, डाइवर्स। ऑप्शन डी, डाइवर्स इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बेटा देखिए हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 135 है। यहाँ पर ग्रामर में से आपके कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इनको हम कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड। नाउ इसको बेटा आपने क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपके पास चार ऑप्शंस हैं। The teacher said to us to work hard. The teacher told us to work hard. The teacher advised us to work hard. The teacher asked us to work hard. जी बेटा, यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा हो सकता है बेटा? The teacher told us to work, advised us to work hard. Sorry, option C बेटा, option C. The teacher advised us to work hard. ये है बेटा आपका ग्रामर सेक्शन। हम इसको जरा अलग कर लेते हैं और इसमें आपके पास जो एमसीक्यूज है वो 12 है। हम अभी फर्स्ट 6 लिख लेते हैं। जी बेटा, फर्स्ट वन क्या है बेटा? द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड, क्योंकि आपको नसीहत की जा रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बेटा आप 10th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि नसीहत की जा रही है तो एडवाइस होना चाहिए, और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें टू का इस्तेमाल किया जाता है, दैट नहीं आता। तो द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड, ऑप्शन सी। फर्स्ट का है बेटा ऑप्शन सी। सेकंड देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेज। नाउ बेटा फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक सर्टेन मीनिंग को कन्वे करता है, एक सर्टेन मीनिंग को कन्वे करता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं होता। इसमें सब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं होता, लेकिन एक खास सेंस, एक खास मीनिंग को जरूर कन्वे करता है। नाउ बेटा देखिए यहाँ पर चार आपके पास ऑप्शंस है। It is of no use, he is well, in an unwise manner, over her hangs the great dark well. ठीक है बेटा, इसमें जो ऑप्शन सी है इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है बिल्कुल। बाकी तमाम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बेटा मौजूद है, फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड का बेटा ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए, beside the ungathered rice he lay, the underlined phrase is a adjective phrase, noun phrase, preposition phrase और adverb phrase। देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बेटा? एक फ्रेज तो जरूर है, आपको पता लग रहा है, लेकिन ये स्टार्ट ही एक प्रेपोजिशन से हो रहा है, beside the ungathered rice। तो ये क्या होगा बेटा? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा और आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी, प्रेपोजिशन फ्रेज। नाउ बेटा नंबर 4 देखते हैं। He led a life devoid of blame। नाउ डिवाइड ऑफ ब्लेम बेटा क्या जाहिर कर रहे हैं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि क्या जाहिर कर रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं किसी नाउन की या सब्जेक्ट की। तो इसलिए ये क्या होगा? डिवाइड ऑफ ब्लेम जो है इसको आप कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है या यहाँ पर फ्रेज है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर एक क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, दैट इज डिवॉइड ऑफ ब्लेम, इसलिए इसको आप एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। नंबर 5 देखिए बेटा, द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉरएवर। ठीक है बेटा, विच जो है इसमें अंडरलाइन वर्ड है, आपने ये बताना है कि ये एडवर्ब फ्रेज है, नाउन, सॉरी,
विच अंडरलाइन वर्ड है, आपने ये बताना है कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है। तो बेटा विच, जैसे कि आपको पता है दैट और WH फैमिली वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं कहीं पर, तो ये हमेशा क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है बेटा ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नंबर 6 देखिए बेटा, व्हाई डोंट यू गो अलोंग डैश योर ब्रदर। बिल्कुल सिंपल है बेटा, अलोंग के साथ विद ही आ सकता है। अलोंग विद योर ब्रदर भाई के साथ के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, अलोंग विद योर ब्रदर। Number 7, the government has levied more taxes, dash the salary structure has not been improved. Now बेटा यहाँ पर आप कौन सा वर्ड है, कंजंक्शन यूज करेंगे, इनफैक्ट, बट, हेंस या वेयर है। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बट जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन हो सकती है। इनको हम बेटा इरेज कर लेते हैं। 1 to 6 आपने नोट कर लिए होंगे, इनको हम इरेज कर रहे हैं और इसे आगे चलते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12। जी बेटा, तो हम थे 7 पे द गवर्नमेंट हैज लेविड मोर टैक्सेस, बट जो है ऑप्शन बी है, तो इसका बेटा क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, पेज नंबर 136। अब हम पेज नंबर 136 पे एडवांस कर चुके हैं। पेज नंबर 136, that was the reason why he came late. That was the reason why he came late. The underlying clause is an adverb clause, adjective clause, noun clause and none of them. देखिए बेटा, why he came late एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें बेटा वर्ब भी नजर आ रहा है, इसलिए ये तो डेफिनेट है कि ये क्लॉज है। नाउ देखिए ये क्लॉज किस तरह का क्लॉज है, क्या रोल है इसका सेंटेंस में, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का या इस क्लॉज का। ये बेटा उसके लेट आने की वजह को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो कोई काम किस तरह से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये हमेशा आपको एडवर्ब क्लॉज बताती है। तो यहाँ बेटा ये क्या होगा, 8 का एडवर्ब क्लॉज या ऑप्शन ए। 8 जो MCQ है इसका बेटा 8 या एडवर्ब क्लॉज। नंबर 9 देखिए बेटा, he came after night had fallen. He came after night had fallen. Now बेटा the underlying clause is an adverb clause। जाहिर है ये adverb clause है। क्यों adverb clause है, क्योंकि ये बता रही है कि कब आया जा रहा है, ठीक है, किस वक्त आया जा रहा है। Now देखिए इनमें से कौन सी हो रही है, ये ऑप्शन जो है आपके पास, ए है कंडीशन, बी प्लेस, सी टाइम और डी रीजन। तो बेटा जाहिर है आफ्टर नाइट हैड फॉलन एक सर्टेन टाइम को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन सी टाइम। 9 का ऑप्शन सी टाइम। नंबर 10 देखिए बेटा, दे कैन स्टे वेयर दे आर। दे कैन स्टे वेयर दे आर। यहाँ पे देखें बेटा, वेयर दे आर अंडरलाइन वर्ड्स है या क्लॉज है। नाउ ये पूछा जा रहा है कि अंडरलाइन क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, प्लेस, टाइम एंड रीजन। वेयर दे आर बेटा किसको जाहिर कर रहे हैं, एक सर्टेन प्लेस को जाहिर कर रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन बी कहलाएगा, अ सर्टेन प्लेस, ऑप्शन बी। नंबर 11 बेटा देखिए, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, ये है बेटा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, प्लेस, टाइम, रीजन।
condition, place, time and reason. Now बेटा that you like it, I am glad, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। तो जाहिर है बेटा ये किस चीज को जाहिर करता है, एक रीजन को। तो ये ऑप्शन डी होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। नाउ बेटा लास्ट वन 12th जो आपका एमसीक्यू है, इफ आई वर यू आई शुड नॉट डू दैट। द सेंटेंस इज अ कंडीशनल ऑफ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड नन ऑफ। बेटा इसी चैप्टर नंबर 12 के एंड पे आपने पढ़ा था कंडीशनल्स ऑफ टाइप 2 के बारे में। कंडीशनल ऑफ टाइप 2 इमेजिनरी कंडीशन होती है और ये किसी ऐसे सेंटेंस को जाहिर करती है जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में होना तकरीबन नामुमकिन होता है या इम्पॉसिबल होता है। जाहिर है इफ आई वर यू का मतलब अगर मैं आप होता, आप किसी शख्स की जगह नहीं ले सकते। तो ये किससे रिलेट करता है बेटा, कंडीशनल ऑफ टाइप 2 से, जो कि आपका ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, तो ये थी आज आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 3। एक बार फिर बेटा बताता चलूं, दीज रिव्यू एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आपने जरूर अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। आपके बोर्ड में जो एमसीक्यूज लिए जाते हैं बेटा, वो मोस्टली इन 3 रिव्यू एक्सरसाइजेज में से लिए जाते हैं। तो इन 3 रिव्यू एक्सरसाइजेज को आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। ठीक है जी, आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है यहाँ पर इसे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह।